गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जो लास्ट हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था, चैप्टर 3 कंटिन्यू। ठीक है, क्या नाम था चैप्टर का? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा था। निर्देश तंत्र यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, हमने सीख लिया था कि निर्देश तंत्र क्या होता है। एक निकाय होता है, ठीक है, इसके सापेक्ष हम किसी कण की गति का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम किसी निकाय की, किसी कण की गति का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। मैंने आपको बताया था जो निर्देश तंत्र होते हैं, निर्देश तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा था? कार्तीय, दूसरा गोलीय, और तीसरा क्या था बच्चों? बेलनाकार। ठीक है, हम यहाँ कौन सा काम लेते हैं? कार्तीय। कार्तीय में जहां 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड, और 3 ही निर्देशांक होते हैं, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई और स्मॉल जेड, तो स्थिति को शो करते हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। और तो आज हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक हमारा क्या है? दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन। ठीक है, तो पहले मैं ले रहा हूं दूरी को, डिस्टेंस। तो बच्चों दूरी का मतलब क्या है? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी। तो जैसे आप चलते हो, आप स्कूल से घर आ रहे हो, घर से स्कूल जा रहे हो, तो कुछ रास्ते पे आप चलते हो, कोई मार्केट आप जा रहे हो, कुछ रास्ता आप तय करते हो। ठीक है, ऐसे आप बाइक में देखते हो कि इतने किलोमीटर बाइक चल दी, या वो रास्ता इतना किलोमीटर था, तो किलोमीटर क्या था? दूरी है। दूरी का मतलब क्या होता है? उस रास्ते की लंबाई जो आपने एक निश्चित समय में तय किया है। ठीक है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल बाय यू। दूरी क्या होती है? किसी कण द्वारा तय किए गए, किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, जिस रास्ते पे वो चला है उसकी लंबाई को क्या बोलते हैं? पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, केवल रास्ते की लंबाई। अब रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, तो जिस भी रास्ते पे वो चलेगा उसकी जो टोटल लंबाई है, जो उसकी टोटल लेंथ है, उसे हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। बच्चों देखो, दूरी जो है वो अदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है? अदिश, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूरी अदिश राशि होती है। अदिश का मतलब ये होता है कि इसको समझने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए हमें दिशा की कोई जरूरत नहीं पड़ती। दूरी अदिश राशि होती है, अर्थात इसे व्यक्त करने के लिए, अर्थात इसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है? संख्यात्मक मान। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। दिशा की नहीं। ठीक है,
तो अदिश राशि होती है, यानी इसको व्यक्त करने के लिए हमें केवल संख्यात्मक मान की जरूरत है। ठीक है, दिशा की हमें इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती। तो जैसे आप दूरी को नापते हो, बाइक में जो मीटर लगा होता है उसे बोलते हैं ओडोमीटर। तो केवल आपको डिस्टेंस बताता है कि दूरी कितनी चली, कितने किलोमीटर चली, आपको वो नहीं बताता कि दिशा कहाँ चली, किस दिशा में चली। ठीक है, तो दूरी कैसी राशि होती है? अदिश। तो दूरी को नापने वाला जो यंत्र है, दूरी को मापने वाला यंत्र, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर डिस्टेंस, दूरी को मापने वाला यंत्र क्या बोलते हैं इसको? ओडोमीटर। ओडोमीटर। दूरी को मापने वाला यंत्र क्या होता है? ओडोमीटर कहलाता है। ठीक है, दूरी को नापने वाला यंत्र क्या होता है? ओडोमीटर। तो ओडोमीटर की सहायता से हम दूरी को मेजरमेंट करते हैं। तो देखा होगा हमारी जो मोटरसाइकिल होती है, जो बाइक होती है, उस पर जो मीटर जो चलते हैं, नंबरिंग चलते हैं, वो क्या होता है? ओडोमीटर होता है। ठीक है, अब अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, कोई व्यक्ति गतिशील है, तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है। इसका मान सदैव कैसा होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, दूरी की वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। हमेशा क्या होता है? धनात्मक। ठीक है, कोई गतिशील पिंड है, किसी गतिशील पिंड के लिए, किसी गतिशील पिंड के लिए इसका मान क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि कोई भी वस्तु गति करेगी तो कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी। तो किसी गतिशील पिंड के लिए इसका मान शून्य नहीं हो सकता। ठीक है, और दूरी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। और देखें, दूरी का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर होता है। मीटर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, एवं विमा। एवं विमा, तो विमा क्या हो जाएगी? m0 l1 t0 होती है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, दूरी को हम मीटर में मापते हैं, एम के इस पद्धति में, यानी एसआई। और इसकी विमा क्या होती है? L1, क्योंकि दूरी लंबाई है तो उसकी विमा क्या हो जाती है? L1। तो m0 l1 t0। ठीक है, m0 l1 t0। और कुछ पॉइंट देखें। देखो, किसी गतिशील पिंड के लिए दूरी कभी भी घटती नहीं है, कभी भी नहीं घटती है, अर्थात हमेशा बढ़ेगी, अर्थात सदैव इसका मान क्या होगा? बढ़ेगा। कोई गतिशील पिंड है तो कभी दूरी घटेगी नहीं, दूरी हमेशा क्या होती है? बढ़ती है, चाहे वो कैसे भी गतिशील हो।
किसी भी गतिशील पिंड के लिए दूरी कभी भी घटती नहीं है, यानी इसका मान हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। और देखें, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य कोई भी दो बिंदु हमारे पास है, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी का मान आदित्य नहीं होता। आदित्य का मतलब यूनिक, यानी एक ही मान, आदित्य नहीं होता। दो पॉइंट हमारे पास है, तो ऐसा नहीं है दूरी हमेशा उनके कांस्टेंट रहेगी, दूरी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि रास्ता दो बिंदुओं के मध्य रास्ता कोई भी हो सकता है। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी का मान आदित्य नहीं होता है, अर्थात इसके अनंत मान हो सकते हैं। कैसे भी आप जा सकते हो एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर, अर्थात इसके अनंत मान हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दूरी के बारे में हमने कुछ पढ़ा। तो दूरी क्या होती है, किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, यानी इसे व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दूरी को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, ओडोमीटर। ठीक है, दूरी का मान हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। कोई गतिशील पिंड है तो इसका मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। विमा क्या होती है, L1। किसी गतिशील पिंड के लिए दूरी कभी भी घटती नहीं है, दूरी का मान हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। और किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य दूरी का मान आदित्य नहीं होता। ठीक है, अर्थात इसके कैसे मान हो सकते हैं, अनंत मान हो सकते हैं। समझ गए। तो ये बात है दूरी की। तो कुछ एग्जाम्पल देखें इसमें। चलो पहले हम विस्थापन पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे। देखो विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन का मतलब क्या है, विस्थापन क्या है, विस्थापन का मतलब क्या होता है, ये भी एक तरीके से दूरी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो इसको अपन इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष, निर्देश बिंदु का मतलब मूल बिंदु, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष निश्चित दिशा में किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ठीक है, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष निश्चित दिशा में, यहां दिशा की बात कर दी, वहां दिशा की जरूरत नहीं थी, यहां दिशा भी बतानी पड़ेगी। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, विस्थापन कहते हैं। तो निश्चित दिशा में जो दूरी है वो क्या कहलाती है, विस्थापन। इसको अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं विस्थापन को, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष, गति देखो हमेशा सापेक्ष होती है, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष कण की, कोई भी कण जो गति कर रहा है, कण की अंतिम स्थिति, कण की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष कण की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के अंतर को ही यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति,
अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के अंतर को ही उनके मध्य क्या कहते हैं बच्चों? विस्थापन कहते हैं। उनके मध्य क्या कहते हैं? विस्थापन। तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, इसी को बोलते हैं अपन विस्थापन कहते हैं। समझेंगे अभी चित्र से। और देखें, विस्थापन एक सदिश राशि होती है। विस्थापन कैसी होती है? एक सदिश राशि होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। यानी हमें परिमाण के साथ साथ और क्या चाहिए? दिशा चाहिए। क्लियर है? आगे देखें। देखिए, इसका मान, विस्थापन का मान धनात्मक यानी पॉजिटिव, विस्थापन का मान धनात्मक कौमा ऋणात्मक, एवं शून्य भी हो सकता है। विस्थापन का मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दूरी हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। लेकिन विस्थापन का मान जो है वो धनात्मक कौमा ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है। शून्य भी हो सकता है। ठीक है भाई? तो विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब समझ लिए आप? देखो, धनात्मक विस्थापन का मतलब क्या है? अगर आपसे कहा कि भाई धनात्मक विस्थापन है, विस्थापन कैसा है? धनात्मक। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कण है, कण प्रारंभिक स्थिति से दूर जा रहा है, दूर गतिमान है, वो दूर जा रहा है प्रारंभिक स्थिति से। यदि अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, धनात्मक विस्थापन है, तो कण प्रारंभिक स्थिति से दूर जा रहा है। ठीक है, और अगर मान लो नेगेटिव है आपके पास विस्थापन, ऋणात्मक विस्थापन है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो कण है वो प्रारंभिक स्थिति की ओर गतिशील है, प्रारंभिक स्थिति की ओर गतिमान है। ठीक है, अगर विस्थापन नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होता है कि कण कहां आ रहा है? प्रारंभिक स्थिति की ओर आ रहा है। और अगर जीरो आ गया विस्थापन, शून्य विस्थापन का क्या मतलब होगा? देखो, शून्य विस्थापन, शून्य विस्थापन का मतलब कि जहां से गया वहीं आ गया, यानी दोनों स्थितियां समान हैं। यानी कण की प्रारंभिक एवं अंतिम दोनों स्थितियां, मतलब जहां से गया वहीं आ गया, दोनों स्थितियां समान हैं। कण की प्रारंभिक एवं अंतिम दोनों स्थितियां क्या है? समान। तो उसे क्या बोलेंगे? शून्य विस्थापन। पॉजिटिव का मतलब होता है कि कण दूर जा रहा है प्रारंभिक स्थिति से। नेगेटिव का मतलब होता है कि कण प्रारंभिक स्थिति की ओर गतिशील है। और शून्य विस्थापन का मतलब है कि कण जहां से गया वहीं आ गया, यानी जो इसकी प्रारंभिक स्थिति है वही इसकी क्या है? अंतिम स्थिति है। ठीक है बच्चों,
तो ये विस्थापन की बात है। और देखें इसमें, देखो दूरी का जो मान है पढ़ेंगे, वो ग्रेटर देन इक्वल होता है विस्थापन। पूछते भी इसको, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर या बड़ी होती है। यानी विस्थापन आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या छोटा ही होता है हमेशा। यानी कभी भी विस्थापन का मान दूरी से ज्यादा नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट बात, विस्थापन सदैव ये क्या है, दूरी इज ग्रेटर देन इक्वल, यानी दूरी का मान या तो विस्थापन के बराबर या इससे ज्यादा होता है। दूरी कभी कम नहीं हो सकती। विस्थापन जो है वो या तो बराबर हो सकता है या फिर हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब एक बात और देखिए कि विस्थापन का जो मान है, विस्थापन का मान दो बिंदुओं के मध्य है। विस्थापन का मान दो बिंदुओं के मध्य कैसा होता है, आदित्य होता है, यानी यूनिक, यानी सिंगल वैल्यू होती है, एक मान होता है। विस्थापन का मान दो बिंदुओं के मध्य कैसा होता है, आदित्य होता है। क्योंकि दूरी के बहुत सारे मान हो सकते थे, तो विस्थापन की वैल्यू एक ही होती है, यूनिक होता है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये विस्थापन की बात थी, तो आप समझ गए कि विस्थापन का मतलब क्या होता है। ध्यान रखें कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश राशि होती है, और इसका मात्रक भी क्या होता है, मीटर। विस्थापन का, क्योंकि दूरी तो एक तरीके से, विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। ठीक है, और इसकी विमा भी क्या हो जाएगी, वही दूरी की तरह L1। विस्थापन की विमा क्या हो जाएगी, L1। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल कराता हूं और क्लियर हो जाएगा उससे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसे मान लो ये कोई वृत्ताकार पथ है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r। अब कोई वस्तु जो है वो A पॉइंट से गई, ठीक है, इस तरह वो गति कर रही है A पॉइंट से, और वापस वो A पॉइंट पे ही आ जाती है। ठीक है, यानी यदि कोई कण बिंदु A से, यानी इस वाले पॉइंट से, बिंदु A से गति प्रारंभ करके उन्हें बिंदु A पर पहुंचता है। ठीक है, यानी वो A से शुरू कर रहा है और इस तरह घुमा और दोबारा A पर आ गया। A पर पहुंचता है तो आपको निकालना है दूरी एवं विस्थापन। दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करो। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दूरी तो क्या होती है भाई, दूरी का मतलब हमने सीखा, दूरी का मतलब होता है कुल पथ लंबाई, कुल पथ की लंबाई, ये दूरी होती है। यानी उसने रास्ता कितना तय करा, तो A से गया वापस A पे आ गया, तो पूरी परिधि उसने तय कर ली, एक राउंड पूरा कर लिया, एक चक्कर पूरा कर लिया। तो वृत्त की परिधि क्या होती है यहाँ पर, तो कुल पथ लंबाई यहाँ पर क्या होगी, वृत्त की परिधि। कुल पथ लंबाई क्या होगी, वृत्त की परिधि। और उस वृत्त की परिधि क्या होती है, जिसकी त्रिज्या r होती है। तो आप जानते हो कि उस वृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों, 2πr। तो भाई दूरी कितनी तय करेगा, 2πr। एक चक्कर पूरा हो गया ना, दूरी कितनी हो गई, 2πr। चलो विस्थापन की बात करें।
विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ये होता है विस्थापन, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अब देखो वो ए से गया और ए पर ही आ गया, यानी दोनों स्थिति क्या हो गई? समान। ए से उसने शुरू करा गति करना और ए पर ही पहुंच गया, तो दोनों स्थिति समान है, यानी यहां पर दोनों स्थिति समान है, तो समान को समान में से घटाओगे तो विस्थापन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। समझ गए? छोटा सा एग्जांपल था दूरी विस्थापन का। और देखो आगे चले, और जैसे मान लो कोई कण जो है वो ऐसे गति कर रहा है अर्धवृत्त पे, ए ये मान लो इसका सेंटर है और ये हो गया बी, त्रिज्या कितनी है? आर, ये भी आर हो जाएगी। तो आपसे कह रहा है भाई दूरी और विस्थापन बताओ, दूरी व विस्थापन ज्ञात करो। कोई कण ए से लेकर बी पे जा रहा है, अर्धवृत्त है, हाफ सर्किल, हाफ सर्किल, अर्धवृत्त। तो बताना आपको दूरी और विस्थापन। अब बताओ, ए से बी पे चला तो अर्धवृत्त की परिधि, तो दूरी कितनी हो जाएगी भाई? उसने दूरी का मतलब क्या होता है? रास्ते की लंबाई। तो ए से बी पे चला तो इस पथ की लंबाई क्या होगी? आप कहोगे सर अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। तो ये चल रहा है वो आधे वृत्त पर, तो अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है बच्चों? पाई आर। तो दूरी तो क्या हो गई? पाई आर। अब बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो ए पॉइंट तो इसकी प्रारंभिक स्थिति हो गई, ए पॉइंट तो क्या है? प्रारंभिक स्थिति, और बी पॉइंट क्या हो गई? अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ए तो है प्रारंभिक स्थिति और बी क्या है? अंतिम स्थिति। अब इन दोनों के मध्य अंतर कितना है? आर, और आर कितना हो गया? 2r। वही यहां से वो शुरू कर रहा है, यहां से शुरू कर रहा, तो यहां पे निर्देशांक क्या होंगे? 0 0। निर्देश बिंदु हो गया ना, यहां से उसने गति शुरू करी तो इसे हम निर्देश बिंदु मान ले, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0 0। अब ये ऐसे चल रहा है तो एक्स अक्ष पर देखो आर और आर, ये दूरी कितनी हो गई? 2r। निर्देश बिंदु से दूरी कितनी? 2r और 0। तो एक्स अक्ष पर प्रारंभिक स्थिति 0, अंतिम स्थिति 2r। तो ये आर है, ये आर है, तो बी पॉइंट की जो स्थिति है वो 2r होगी। तो कितना विस्थापन होगा? ए बी के बराबर, और ए बी किसके बराबर है? 2r के बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2r। तो आप समझ गए, देखो विस्थापन और परिधि। और देखें, मान लो कोई कण है, वो ये मान लो ओ पॉइंट से पहले जाता है ए पॉइंट पे और एच ऊंचाई तय कर लेता है, फिर वो दोबारा ए से ओ पे आ रहा है, दोबारा वो एच ऊंचाई तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो गति हो रही है वो क्या हो रही है? कि पहले वो ओ से ए चल रहा है, उसके बाद वो ए से ओ पे चल रहा है। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है कि क्वेश्चन ने कि भाई दूरी और विस्थापन बताओ, दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करो। ठीक है, दूरी और विस्थापन आपको ज्ञात करना है। तो ओ से लेकर ए पे गया और ए से लेकर ओ पे आया, तो बताओ दूरी कितनी होगी? बताओ दूरी कितनी होगी? ओ से लेकर ए पे चला तो एक रास्ता तो हो गया ओ ए, अब रुक गया क्या? रुका नहीं, दोबारा ए से लेकर ओ पे आ रहा है, तो एक रास्ता लेना पड़ेगा ए ओ, ओ ए प्लस ए ओ। ओ से लेकर पहले ए पे पहुंचा, एच दूरी तय करी, फिर ए से लेकर ओ पे आया, दोबारा एच दूरी तय करी, तो कुल पथ लंबाई क्या हो गई? ओ ए प्लस ए ओ, यानी एच प्लस एच,
यानी कितना आ जाएगा 2h। दूरी तो बच्चों कितनी आ गई 2h। अब देखो विस्थापन की बात करें, विस्थापन तो प्रारंभिक स्थिति क्या है O, अंतिम स्थिति भी क्या है O, क्योंकि O से वो A पे गया फिर A से O पे आया। प्रारंभिक स्थिति O, अंतिम स्थिति O, तो विस्थापन क्या होगा 0। विस्थापन क्या होगा बच्चों 0, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति की बात करें तो O से लेकर A पे गया और A से लेकर किस पर आया O पे आया। ठीक है, समझ रहे हो बात। O से लेकर ये हो गई इसकी प्रारंभिक स्थिति। अब O से लेकर A पे गया तो कितनी दूरी तय करी h। अब इतनी दूरी विपरीत डायरेक्शन में तय कर रहा है, यानी अगर मान लो हम ऊपर वाले को पॉजिटिव माने तो नीचे वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। समझ रहे? तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति आप करोगे तो वैल्यू क्या आ जाती है 0। तो ध्यान रखें आप ही। एक और देखते हैं, देखो एक क्वेश्चन हो रहा है कि एक पिंड, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको 6 मीटर पूर्व की ओर, एक पिंड 6 मीटर पूर्व की ओर, उसके बाद यानी कंटिन्यू चल रहा है, उसके बाद 8 मीटर उत्तर की ओर। ठीक है, 6 मीटर पूर्व की ओर और 8 मीटर उत्तर की ओर गति करता है। गति करता है तो आपको बताना है पिंड द्वारा चली गई दूरी, पिंड द्वारा चली गई दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करो। ठीक है, तो एक पिंड 6 मीटर चल रहा है पूर्व की ओर और 8 मीटर चल रहा है उत्तर की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी और विस्थापन आपको बताना है, तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। देखो बच्चों इस तरह हम डायरेक्शन बनाते हैं। ये क्या होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये क्या होता है वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। तो ये मान लो आपका निर्देश बिंदु है। तो कह रहा है एक पिंड 6 मीटर चल रहा है पूर्व की ओर, यानी मान लो उसने यहां से चलना शुरू करा O पॉइंट से, तो पूर्व यानी ये हो गया, ये हो गया पूर्व आपका, ये क्या हो गया उत्तर। तो 6 मीटर चल रहा है पूर्व की ओर, तो वो O से गया मान लो A पॉइंट तक 6 मीटर, हमने एरो लगा दिया डायरेक्शन के लिए। तो O से A चल रहा है 6 मीटर पूर्व की ओर। उसके बाद यानी जब वो A तक पहुंच गया था, अब वो 8 मीटर चल रहा है उत्तर की ओर। तो उत्तर ये तो बनेगा इसके लिए, तो उत्तर ये हो गया भाई 8 मीटर, थोड़ा 6 मीटर से बड़ा होगा तो B, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 8 मीटर। ठीक है, तो ये तो हमारा निर्देश बिंदु है। O से A पे चला 6 मीटर और A से B पे चला 8 मीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है दूरी एवं विस्थापन ज्ञात करो। तो देखो दूरी तो हमें पता है क्लियर, दूरी, दूरी का मतलब होता है वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। तो भाई O से A पे चला तो OA प्लस, फिर A से लेकर B पे चला तो OA प्लस AB, यानी OA कितना है 6 प्लस 8, यानी कितना हो जाएगा भाई 14 मीटर। तो दूरी तो कितनी आ गई 14 मीटर। अब बात करें विस्थापन की। विस्थापन होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी विस्थापन आपको ये निकालना पड़ेगा, ये है विस्थापन OB। विस्थापन क्या निकालना पड़ेगा OB निकालना पड़ेगा। जब किसी भी रास्ते से आए तो O तो उसकी क्या हो गई प्रारंभिक स्थिति और B क्या हो गई अंतिम स्थिति।
O हो गई प्रारंभिक स्थिति और B क्या हो गई अंतिम स्थिति। अब इसका जो अंतर है, ये जो OB है वही क्या होगा, इसका विस्थापन होगा, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का अंतर। तो आपको OB निकालना है इसमें। तो देखो विस्थापन, तो आप देखते हैं कि OB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ये देखो 90 डिग्री हो गया, तो 90 के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और ये बन जाता है थीटा बच्चों, ये क्या हो जाता है लंब, थीटा के सामने वाला लंब हो गया, और ये क्या हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार। तो हमें कर्ण निकालना है, तो विस्थापन का मतलब हमें क्या निकालना है, OB। तो आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज OAB में क्या होगा बताओ, कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगाए, समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो OB स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमें OB निकालना था। अब OB हमें पता है कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो OA स्क्वायर की वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर 64, तो 64 36 कितना हो गया 100। तो बच्चों यहाँ से OB आपको कितना मिल जाएगा 10, तो 100 का अंडर रूट कितना आएगा 10, ठीक है। तो विस्थापन कितना हो गया 10 मीटर, समझ गए। ठीक है बच्चों, तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। तो ध्यान रखिए दूरी का मतलब है कुल पथ की लंबाई, कुल रास्ते की लंबाई, ठीक है। और विस्थापन का मतलब क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो एक बात अपन और लिखना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि अब आपने क्वेश्चन काफी कर लिए हैं, तो एक बात और ऐड करेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या दूरी का मान पथ पर निर्भर करता है या विस्थापन का मान पथ पर निर्भर करता है। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, मान लो A, और ये कोई पॉइंट क्या है B। और कोई व्यक्ति सीधा आए, ये ऐसे आए, ये ऐसे आए, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे घूम के आना चाह रहा है या फिर ऐसे आ रहा है, तो अलग अलग पथ हो गए। ये मतलब रास्ता 1 2 3 4 5 और ये 6 रास्ते बना दिए हमने। बहुत सारे रास्ते बना सकते हैं। तो अगर मान लो अलग अलग पथ से आ रहा है, पहले से आएगा दूरी, दूसरे से आएगा दूरी, तीसरे से आएगा दूरी, तो क्या दूरी समान होगी क्या। तो अलग अलग पथ होगा तो रास्ते की लंबाई भी अलग अलग होगी, जो बढ़ता जा रहा है रास्ते की लंबाई भी क्या होगी अलग अलग। लेकिन चाहे वो किसी भी पथ से आए, हमेशा A तो प्रारंभिक स्थिति ही रहेगी और B हमेशा अंतिम स्थिति ही रहेगी। तो आप तो मुझे ये बताओ कि दूरी और विस्थापन में से किसका मान पथ पर निर्भर करना चाहिए और किसका मान नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल आप समझ चुके हैं, इस फॉर्म नोट डाल के लिखेंगे कि दूरी का मान दो बिंदुओं के मध्य है। दूरी का मान दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर करता है। अलग अलग रास्तों से आएंगे तो मान भी क्या होगा अलग अलग। तो दूरी का मान दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन का नहीं। ठीक है, तो दूरी का मान निर्भर करता है रास्ते पर, पथ पर। विस्थापन का मान केवल डिपेंड करता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।